बहुत बहुत वेलकम आपका निवेदिता कि आपने अपना समय दिया, बहुत बहुमूल्य। नमस्कार एंड थैंक यू आदि। पहला तो एक बहुत कॉमन टॉपिक है क्योंकि हम आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल देख रहे थे, आप 100 से ज्यादा स्कूल्स के साथ, बच्चों के साथ आप इंटरैक्ट कर चुके हैं और आप जानते ही हैं कि आजकल ये जो यंगस्टर्स हैं इनमें देखा जा रहा है कि कई बार पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि वो ड्रग्स लेने लग जाते हैं। जी और बहुत हाई लेवल के ड्रग्स तो नहीं, पर ये जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं उनको किसी भी पान की थड़ी पे, या कोई उनका पीयर होता है वो थोड़ा हाइक लेने के चक्कर में उसको लेने लग जाते हैं और उसमें एडिक्टिव भी हो जाते हैं। पेरेंट्स को थोड़े टाइम के बाद पता चलता है और जब पता चलता है तो वो क्लूलेस होते हैं कि उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। वो सोचते हैं, एकदम से डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर भी कुछ दवाइयां दे देता है, पर वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बच्चे का उसको कई बार चेंज नहीं कर पाता डॉक्टर। क्लिनिकली हो सकता है थोड़े समय के लिए तो उसको सप्रेस कर दिया जाता है, पर लॉन्ग टर्म पे क्या अप्रोच रहनी चाहिए पेरेंट्स की, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ मैं कुछ अलग अलग चीजें अभी बोलती हूँ जिससे कि हमें पूरी चीज एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ पाए हम। पहली चीज तो ये कि जहां तक एडोलेसेंस का सवाल है, दिस इज एन एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक उनका उम्र ही होता है जब वो रिस्क लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ये अब बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गई है ये चीज, तो नेचुरल है कि फिर जब कोई चीज इजीली अवेलेबल है और वो साइको एक्टिव जितने सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ही हाईली एडिक्टिव होते हैं, हाईली एडिक्टिव। सो उससे वो डोपामिन जाता है ब्रेन में एंड दैट मेक्स यू फील रियली गुड। आई मीन इट्स हाई। प्लस दिस इज ऑल्सो एन एज जब हम अपने पेयर से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, हम अपने अथॉरिटी फिगर से या पेरेंट्स से या केयर गिवर से कहीं ज्यादा हम अपने पेयर ग्रुप्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और उनसे हम अपनी उनमें और उनसे हम अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, राइट? तो ये तो हुआ इस उम्र का एक टिपिकल एस्पेक्ट। नाउ द थिंग इज कि हर बच्चा जो इस दौड़ से गुजर रहा है वो एडिक्शन में तो नहीं पड़ता। तो हमें कुछ चीजें याद रखनी होंगी। पहला तो है स्ट्रेस, कि हम ये बच्चे स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दौड़ भी होता है जब हमारे में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और ऑल्सो पढ़ाई की बहुत स्ट्रेस होती है बिकॉज इसी समय हमें अपना फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है। तो लोग अलग अलग तरह से कोप करते हैं स्ट्रेस से। नाउ अगर आपके कोपिंग स्किल्स अडेप्टिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इस तरह की चीज पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। बट अगर मैल अडेप्टिव या अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स हम अपनाते हैं तो उसमें सब्सटेंस डिपेंडेंस एक चीज होती है जो हमें अपने परेशानियों को, हमें शुरू में लगता है कि हमारी परेशानी हल्की हो गई, हमारी परेशानी दूर चली गई और व्हाटएवर, राइट? दूसरी चीज ये है कि दिस इज ऑल्सो द टाइम जब लोगों का सेल्फ एस्टीम बन रहा होता है। और सेल्फ एस्टीम कम्स फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट इज चैलेंजिंग फॉर यू, डूइंग समथिंग दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू। और इस समय जो बच्चे डिफिकल्ट चैलेंजिंग चीज जैसे पढ़ाई, आई मीन आमतौर पर पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, ये सारी चीजें चलती रहती है बच्चे की जिंदगी में, और उससे अगर भागता है बच्चा स्पेशली पढ़ाई से, तो सेल्फ एस्टीम काफी हद तक गिर जाता है बच्चों का। देन बट ऑल्सो क्योंकि ये एक दौड़ है जब आप चाहते हैं कि लोग आपको वैसी पॉजिटिव नजर से देखें, देन वी स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन नेगेटिविटी। फिर हम ऐसी चीजें करने लगते हैं जिससे कि बाकी जो हमारे पेयर हैं वो बोलेंगे, वाह ये तो ये भी करता है, ये तो वो कर लेता है, इसमें तो हिम्मत देखो, ये तो पेरेंट्स को बेवकूफ बनाकर अब यहाँ भी ड्रग्स भी बेच रहा है या खरीद रहा है या ला रहा है, एटसेट्रा। तो जहां तक माँ बाप का सवाल है, प्लीज रिमेंबर ये जो एक जर्नी है फ्रॉम यूज टू हार्मफुल यूज टू डिपेंडेंस, ये 3 स्टेज होता है। यूज टू हार्मफुल यूज बहुत जल्दी हम तय कर लेते हैं, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप ऑल्सो। तो इससे पहले कि हम हार्मफुल यूज में जाएं, जहां पर वेन इट्स हार्मफुल फॉर द यूजर एज वेल एज हार्मफुल फॉर अदर्स, दोनों के जान पर खतरा हो सकता है। you can harm people in your environment by maybe an accident or whatever, if you're driving or if you're drinking.
So it's very very important for parents to be vigilant. सतर्क रहना बहुत जरूरी है. माँ बाप आजकल सोचते हैं कि नहीं, हम बच्चों की प्राइवेसी बहुत जरूरी है, हम उनके कमरों को कैसे चेक करें. अगर बच्चा आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि कोई चीज ठीक नहीं है, कुछ सही नहीं है, आप यू हैव एवरी राइट टू चेक देयर बैग, देयर पॉकेट्स, देयर रूम, एवरीथिंग. Their freedom stops where your rights as a parent begins, because end of the day बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, आपकी वो जिम्मेवारी है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू एक्सरसाइज योर पेरेंटल राइट एंड योर पेरेंटल अथॉरिटी. सो बेशक बच्चे बहुत तरह का क्यूज देते हैं हमें, जैसे कि उनके कपड़ों से आपको पता चलेगा, स्मेल आएगी, उनके बाल से, उनका आप देखेंगे उनकी आंखें लाल रहेंगी, हो सकता है द नोज माइट बी ड्रिपिंग, ये भी हो सकता है. फिर वो बहुत बार आंख नहीं मिलाते हैं, बहुत बार बिहेवियरल चेंजेस आपको दिखेगा, विड्रॉ कर लेंगे, कमरे में नहीं घुसने देंगे. उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में आप अचानक नहीं जान पाएंगे कि ये कहाँ से फ्रेंड्स आ गए, कौन है. सीक्रेटिव हो जाते हैं बच्चे. जहां तक खाने पीने का सवाल है, हो सकता है ड्रग से थोड़ा एपेटाइट कम जाता है. और ये गलत सोच है कि केवल लड़के कर रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों कर रहे हैं. तो वो भी बहुत जरूरी है जानना. और अटेंशन, फोकस, सब चीज चेंज हो जाता है, ग्रेड्स गिरने लगते हैं, बिहेवियर में हो सकता है अग्रेशन आ जाए. तो इन सब चीजों पर ध्यान रख के यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू स्टॉप इट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंपल रीजन कि इतनी आसानी से मिल रहा है बच्चों को अब, और बहुत मुश्किल है उस चीज को डिफरेंशिएट करना कि ये एज रिलेटेड है बिहेवियर चेंज या ड्रग्स या किसी और सब्सटेंस के कारण है. इट इज बेटर टू err on the side of caution. आप ज्यादा कॉशियस रहे, वहां पर अगर आप गलती कर जाएं तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा भी रिलैक्स नहीं हो. बच्चे बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके बाहर निकल जाते हैं, और एक बार डिपेंडेंस हो गई तो ब्रेन की केमिस्ट्री को ये चेंज कर देता है. एंड इट्स इम्पॉसिबल टू, इट्स अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज, वो डिजीज बन जाता है ब्रेन का. दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो. बिल्कुल निवेदिता, आपने इसके रोकथाम पे आपने बहुत सारी बात हमारे को बताई कि पेरेंट्स को सतर्क रहना ही चाहिए. और ये जो एज है, इसमें जो पीयर का इन्फ्लुएंस है, बच्चे का जो कोपिंग स्किल है स्ट्रेस को लेकर, वो कई बार अडेप्टिव नहीं होता. इसके कारण से ऐसा होना चाहिए. और पेरेंट्स को जो प्राइवेसी, कि बच्चों को थोड़ा प्राइवेसी दें, उसको मद्देनजर रखते हुए भी आपको पूरा हक बनता है पेरेंट्स कि आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आप उसकी चेकिंग करते रहिए, उसको ऑब्जर्व करते रहिए, कम्युनिकेशन बिल्ड रखते रहिए. बस एक बात इसमें और जानना चाहेंगे निवेदिता, कि अगर बच्चा इसमें फंस गया, सपोज करिए कि ऐसा हो चुका है, कुछ पेरेंट्स हैं जो पूछते हैं, कि तब उनके क्या कुछ बेसिक स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, अगर फंस गया है, मतलब अगर वो डिपेंडेंट हो गया है, और तो नशा मुक्ति केंद्र छोड़कर और कोई उपाय नहीं है. काउंसलिंग, जहां तक काउंसलिंग का सवाल है, द काउंसलर हैज टू हैव ट्रेनिंग इन डी एडिक्शन. ऐसे काउंसलिंग से नहीं चलता है. इसकी काउंसलिंग अलग तरह की होती है, इसके स्टेजेस होते हैं काउंसलिंग के. देयर इज अ प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज, कॉन्टेम्पलेशन स्टेज, देयर इज अ प्रेपरेशन, एक्शन एंड देन मेंटेनेंस स्टेज. 5 स्टेजेस होते हैं काउंसलिंग के. जिसकी ट्रेनिंग है इस काउंसलिंग में, वही इस काउंसलिंग को कर सकता है, कोई आम काउंसलर नहीं कर सकता, पहली बात. दूसरी चीज, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि शुरू में हमें जो डिटॉक्स करना पड़ता है, दैट हैज टू बी मेडिकली मैनेज्ड. क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे कोकेन है, कोकेन का ओवरडोज कैन बी फेटल, वो जानलेवा हो सकता है. अल्कोहल का विड्रॉल भी जानलेवा हो सकता है. अगर अचानक आप सोचें कि कोई जो अल्कोहल डिपेंडेंट है, अचानक उसका हम कम कर दें अल्कोहल, तो वो इतनी आसान चीज नहीं है, वो जानलेवा हो सकता है. इट हैज टू बी मैनेज्ड बाय अ मेडिकल साइकाइट्रिस्ट, अ डॉक्टर, and not any doctor but a psychiatrist who's trained in de-addiction.
तो उसके बाद की जो स्टेज होती है, आफ्टर द डिटॉक्स इज ओवर 1 वीक या 14 डेज डिपेंडिंग ऑन द केस, उसके बाद फिर हम काउंसलिंग करते हैं उसकी। तो इसे ऐसे मामूली तरीके से नहीं लेना है। इट इज अ क्रॉनिकली रिलैप्सिंग डिजीज, वर्ल्ड वाइड इट इज कंसिडर्ड अ डिजीज, और वो रिलैप्स होता है इसमें। और उसमें आपको समझना है कि लैप्स और रिलैप्स में फर्क है। लैप्स इज अ चूक हो गई तो ठीक है, फिर वो वापस वापस सही रास्ते पर आ सकता है, बट it's very very important to go to the right professional and seek help. बिल्कुल। तो पेरेंट्स, जैसा कि निवेदिता ने कहा कि ये बेहद इम्पोर्टेंट है कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है। ये बिल्कुल रिसर्च में प्रूव है कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, तो इसको लाइटली मत लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है बच्चों के अंदर, तो सबसे पहली बात तो प्रोफेशनल जो काउंसलर्स हैं, जो डी एडिक्शन के अंदर एक्सपर्टाइज करते हैं, क्योंकि इसमें स्टेजेस होती है, उसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और आपको नशा मुक्ति केंद्र जाना ही होगा, जैसे कि निवेदिता ने कहा। तो उसका 15-20 दिन का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है अगर हम किसी भी काउंसलर से या किसी से भी ऐसे ही बात करके कुछ अप्लाई करने की कोशिश करें। और उसके बाद आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। 15-20 दिन के बाद आप एक प्रोसेस कर सकते हैं। और आप निवेदिता का जो मेल आईडी है वो भी हम आप लोगों को देंगे, आप उनसे भी राय ले सकते हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं मेल। वो उनके जो आर्टिकल हैं इससे रिलेटेड, वो आपको और इसमें एड ऑन रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकती हैं। तो Also, इसी I just want to add, आदि, कि जो डिपेंडेंट हो चुके हैं उनके लिए अगर थोड़ा बहुत यूज है तो उसको तो फिर हटा देना, छिपा देना, वो सब पेरेंट्स कर सकते हैं। बट अगर वो बिल्कुल एडिक्टेड है तो फिर वो अपने से नहीं मैनेज होगा, घर में नहीं मैनेज हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं निवेदिता की बच्चे फिर बहुत हिंसक भी हो जाते हैं। बहुत। वो पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं देते तो वो हाथापाई पे भी उतर आते हैं। और फिर वो हमारा ही बच्चा होता है, उसको उसके साथ कुछ गलत भी होता है तो वो दुख होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से पेरेंट्स बहुत गुजरते हैं। तो इसीलिए मेरे को लगा कि ये इतना ज्वलंत मुद्दा है कि पहला सुख की टीम इसको आपके साथ एड्रेस करे कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम भी क्लूलेस होते हैं। और आपका जैसे डी एडिक्शन के अंदर एक्सपर्टाइज है, तो आपने बताया